बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुक्म इम्तनाई, जिसे अफ़ाम में स्टे भी कहा जाता है, हुक्म इम्तनाई क्या होता है, किन हालात में हुक्म इम्तनाई जारी हो सकता है, कितने अरसे के लिए होता है और कितनी इकसाम का होता है, इस वाले से बात करेंगे। साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर एक इंप्रेशन दिया जाता है कि ये स्टे ऑर्डर 6 महीने के लिए होता है, साल के लिए होता है, कुछ लोग कहते हैं 3 महीने के लिए होता है, फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। तो किन हालात में स्टे होता है, किस प्रॉपर्टी का होता है और किस प्रॉपर्टी का स्टे नहीं हो सकता। बाज़ दफ़ा हम ये देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट पार्टीज़ होती है तो स्टे ऑर्डर्स हमने देखे इशू हो भी जाते हैं और समटाइम इंजेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं भी होते। तो उनकी क्या शराइत ज़वाबित है, उसके साथ साथ हम बात करेंगे एग्रीमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली हम लोग एग्रीमेंट तैयार करते हैं और वो बाद में हम देखते हैं कि वो एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें कुछ खामियाँ शराइत रह जाती हैं, तो हमें डेफिनेटली किसी काउंसिल से, किसी वकील से रब्ता करना पड़ता है। तो आज इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बग़ैर किसी काउंसिल से रब्ता किए हुए खुद से आप उस एग्रीमेंट में क्या नकाइस हैं जो दूर करके उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ज़फ़रान कमर जंजुआ एडवोकेट ने, और उनके साथ बैठे चौधरी रियाफत महमूद एडवोकेट। आप दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले सर, हुक्म इम्तनाई के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा ज़फ़रान साहब कि हुक्म इम्तनाई उर्फ़ हम स्टे कहते हैं उसको, स्टे ऑर्डर जारी हो गया है, तो ये स्टे ऑर्डर कितनी इकसाम का होता है? जनरली तो ये 3 किस्म का होता है। एक है हुक्म इम्तनाई आर्जी, एक है उसमें ताकीदी और एक है परमानेंट, जिसको हम दवामी भी कहते हैं, उर्दू में इसको हम दवामी। ये इसकी 3 मेन किस्में हैं। सही है। तो ये बताएं कि जो अब आप आर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये आर्जी जो स्टे होता है ये कितने अरसे के लिए स्टे होता है? ये क्या फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है? कुछ लोग कहते हैं 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, 6 महीने में ख़त्म हो जाता है, ऑटोमेटिक ख़त्म होता है, या कोई सी कंडीशन होती हैं? ये जब हम सूट दायर करते हैं उसके साथ हम स्टे एप्लीकेशन दायर करते हैं। उस स्टे एप्लीकेशन पे जज साहब जब ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर में वो लिखते हैं टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। फिर जब नेक्स्ट डेट जब आती है तो नेक्स्ट डेट पे आके तो वो फिर आगे फर्दर उसको एक्सटेंड करवा देते हैं। तो फिर जब वो एक्सटेंड हो जाता है उसके बाद फिर जब तक दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी आके जवाब देती है, जवाब देने के बाद फिर उस पर आर्गूमेंट्स नहीं होते और कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करती। अभी आप कह रहे हैं टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाता है, स्टे टूट जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डेट पे आके तो उसको फिर एक्सटेंड करवाना होता है। जो पार्टी जिसने स्टे लिया हुआ है वो आके तो उसको एक्सटेंड करवाएगी, अदरवाइज वो खत्म हो सकता है। वो खत्म हो प्रिज्यूम किया जाता है। कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर आपने उसको एक्सटेंड नहीं करवाया तो वो वेकेट हो गया। सही हो गया। जो सब इस हवाले से बताइएगा कि सर हम ये देखते हैं कि स्टे जो है वो टूट गया है, तो हम कहते हैं कि जो ये जो आर्जी स्टे है ये भी, ये तो चले जैसे अभी ज़फ़रान साहब ने बताया कि ये वेकेट हो सकती हैं जी, तो ये परमानेंट स्टे होती हैं। तो एक मैं जिसके खिलाफ प्रॉपर्टी का स्टे हुआ है, तो आप तो ज़ाहिर वकील हैं, आप दोनों तरफ से हो सकते हैं, आप स्टे लेने वाले भी हो सकते हैं और स्टे जिनके खिलाफ होता है सबसे हो सकते हैं। तो आपके पास ये क्या सबूत होता है, ऐसा क्या लॉ होता है आपके पास कि फौरी तौर पे जो ये स्टे आप जो कंफर्म स्टे होता है वो भी टूट जाता है, या आप समझते हैं नहीं कंफर्म स्टे नहीं टूटा करते? कंफर्म स्टे एक जो मैंने जैसे आपको बताया ना, स्टे 2 तरह के होते हैं ना। एक अर्जी जो स्टे होता है वो तो टूट सकता है, वो जब दूसरी पार्टी डिफेंडेंट जिसके खिलाफ अपने केस फाइल किया होता है जब कोर्ट में आता है तो अगर उसका स्ट्रॉन्ग केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रमा ऑफ केस नहीं बनता जिसने केस फाइल किया उसका, तो फिर तो वो स्टे विकेट हो जाता है। नहीं, तो ये आरजी स्टे होता है। परमानेंट जब आपको मिल जाता है ना, एज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल मिलता है, जैसे मैंने बताया डिग्री के बाद मिलता है। जब एक दफ़ा डिग्री पास हो जाती है आपकी फेवर में तो फिर वो स्टे विकेट नहीं होता, वो स्टे हमेशा के लिए होता है, हमेशा के लिए बाज़ ममनू रह जाए। जैसे मैं कहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी उसमें से कोई रास्ता न निकाले, आम बात थोड़ी सी एक लेमैन के लिए कि रास्ता कोई ना निकाले, मैं कोर्ट में आता हूँ, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं साबित करता हूँ कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ मुझे डर है कि वो मेरी प्रॉपर्टी में से रास्ता निकाल लेगा, तो एक तो आर्जी स्टे होगा जो मुझे जब तक केस चलता रहेगा, कोर्ट कहेगी जब तक केस चलता रहे आप इसकी प्रॉपर्टी में से रास्ता ना निकालें, वो फाइनल डिसीजन नहीं आता, उसको हम कहेंगे आर्जी टेम्परेरी इंजंक्शन कहेंगे, जब तक केस चलता रहेगा। जब एक फैसला हो जाएगा, जब फैसला हो जाएगा तो वो परमानेंट इंजंक्शन हो जाएगा। अगर फैसला मेरे फेवर में आ जाता है तो फिर तो दूसरी पार्टी के पास यही रेमेडी कि वो अपील में जाए। अपील में स्टे टूट सकता है, अपील में हाँ पॉसिबिलिटी वो डिग्री के खिलाफ है। अच्छा ज़फ़रान साहब, एक शख्स के साथ कोई ऐसी ज्यादती हो जाती है प्रॉपर्टी के हवाले से, जैसे बता रहे चौधरी साहब, तो वो उसके लिए काउंसिल करना ज़रूरी है या वो खुद से जाके भी कोर्ट में जाके एक स्टे एप्लीकेशन दे के कोर्ट से स्टे ले सकता है? अगर तो आदमी पढ़ा लिखा है तो ज़ाहिर है बाउंड तो नहीं है कि आपने प्लीडर खुद करना ही करना है। अगर बंदा एक खुद समझदार है, वो
दावा दायर कर सकता है, वो साथ एप्लीकेशन बना सकता है, तो कोई इशू नहीं है ना। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस हवाले से कि जब भी कोई ख़ास तौर पे किसी भी किस्म का मुकदमा है, लेकिन एक ख़ास तौर पे सिविल लिटिगेशन के स्टे के हवाले से कि फौरी तौर पे अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है और वो कोर्ट पे जाके स्टे लेना चाह रहा है, तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि वो किसी काउंसिल के पास जाए। काउंसिल के पास एम आई राइट इसीलिए जाया जाता है क्योंकि वो लीगल चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। अदरवाइज़ ये है कि वो बाउंड नहीं है, वो अगर चाहें, अगर समझते हैं अपना मुद्दा बयान कोर्ट में जाके कर सकती हैं, तो वो खुद से भी कर सकती हैं। अच्छा, ये जो स्टे के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हम देखते हैं कि अक्सर सरकारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कैंट बोर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, या इसमें RDA, जैसे हम रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, या LDA या CDA बात कर रही हैं, तो उनके खिलाफ भी अदालतों में स्टे हो जाता है और फिर वो साल चलते हैं। उसमें असल में कानून में जो रिक्वायरमेंट है उनको नोटिस करना होता है, और वो 2 दिन की ज़ाहिर नोटिस करके, तो फिर उसके बाद जो है ना 2 दिन के अंदर अगर वहाँ पे किस चीज़ का स्टे लेना है और वो अगर कार्रवाई हो चुकी हो, फिर अगर इंतहाई ऐसी ज़ाहिर हालात, अगर जैसे चीफ रियाफत साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर ज़ाहिर इस तरह का है कि इंतहाई इंक्रोच है, कुछ मतलब वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस तरह का खदशा है, तो फिर कोर्ट दे सकती हैं स्टे, वो जारी कर सकती हैं। अच्छा, ये क्या ऐसी गिदर सिंगी होती है कि एक दफ़ा अदालत में जाते हैं, स्टे लेते हैं, और वो साल 5-5 10 साल स्टे चल रहे होते हैं अदालतों में, और अगर किसी ने कोई डमी स्टे भी लिया है, जिस तरह अभी हम अक्सर बात कर रही हैं, तो वो फिर चलते रहते हैं, और जिसका लॉस इरिपेयरेबल लॉस को तो उसने कोर्ट में इंप्रेशन दिया है कि मेरा, लेकिन इरिपेयरेबल लॉस उसका और होता है जिसके खिलाफ स्टे होता है, तो बाद में जाके वो फिर स्टे टूट जाता है, तो वो रिकवर नहीं हो पाता। तो ये क्या ऐसा तरीकाकार होता है कि इतने लॉन्ग स्टे को विद इन डेज, विद इन टाइम क्यों डिसाइड किया? अच्छा, पहले ये आपकी बात ठीक है, पहले तो ये था वैसे ना, लेकिन अब बहुत सारा, जैसे अब क्योंकि काफ़ी सारे लॉ में अमेंडमेंट्स आ गई हैं, अब देखें एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट अलग बन गई है, जिसने सिर्फ स्टे किया तक देखना है केस को। जब केस दायर होता है तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने देखना है, स्टे किया तक उसने स्टे को क्लियर करके या उसने फाइनल करना है या उसको ख़त्म करना है, उसके बाद फिर आगे वो ट्रायल कोर्ट में भेज देती है। तो मैं जहाँ तक मैं अब देख रहा हूँ, स्पेशली पंजाब किया था, तो वो खासा उसमें ना अब जल्दी हो जाता है, इतना उसको डिले आप नहीं कर सकते। तो पहले था कि आपने एक तो स्टे ले लिया, 2-2 माह की जो डेट्स पड़ती थी, अब काफ़ी जन शॉर्ट हो गया। अब ठीक, बिल्कुल सही होगा। एग्रीमेंट के हवाले से भी बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एग्रीमेंट हम लोग आम तौर से कर लेते हैं, तो कितने जो मालियत का स्टाम्प पेपर है वो इस्तेमाल होना चाहिए, और उसमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बाद गवर्नमेंट आपको बैकअप करती है। तो इस हवाले से हमें जो कि इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी जानना चाहेंगे जो रियाफत साहब से, कि एग्रीमेंट करते वक्त किन ज़रूरी बातों का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले मालियत के हवाले से है कि आजकल जो पंजाब में है एग्रीमेंट, वो जो अगर आप किसी प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, इमूल प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, तो वो 1200 वाला स्टाम्प पेपर है जो ई स्टाम्प पेपर होता है। फिर उसके बाद वो परचेज़र की उसमें डिटेल्स होती हैं। 1200 से कम का स्टाम्प नहीं ले सकते, अदरवाइज आप ले सकते हैं, लेकिन जो है तो लीगली जिसका आप साउंड कह लें, जिसको बैक होगी गवर्नमेंट के हवाले से भी या लॉ की भी, तो 1200 रिक्वायरमेंट है। बेसिकली एक प्लेन पेपर पे भी एग्रीमेंट तो हो जाता है, ओरल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन हम लीगल बात कर रहे हैं उसमें कि लीगली ये रिक्वायरमेंट है कि 1200 वाले का 1200 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर हो, जो ई स्टैम्प पेपर है पंजाब बैंक से पंजाब में जो है पंजाब के तक विड्रॉ होता है। उसमें फिर ये है कि जो उसमें कौन सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट मैटर मीन की प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो रही है, क्या एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, उसकी स्पेसिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं है, उसको बाउंड्रीज मेंशन है, दरबा मेंशन है या नहीं है। फिर पार्टीज़ के हवाले से देखा जाता है कि पार्टीज़ कौन है, उसमें पार्टीज़ साउंड माइंड होनी चाहिए, पार्टी जो मेजर होना चाहिए, मतलब उसका 18 ईयर से ऊपर उसकी एज होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, अदरवाइज़ वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए पार्टीज़ को। ये चीज़ें पार्टीज़ के हवाले से होती हैं। फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस उसके बाद आती हैं कि वो क्लियर होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन। ये तो मैं समझता हूँ कि वो जैसे अभी अपने का महबूतुल हवास इंसान शख्स है, उससे तो वैसे कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा, या छोटे बच्चे से नहीं करेगा, लेकिन टेक्निकली ऐसे कोई पिन पॉइंट्स कौन से हैं जिसकी वजह से किसी ऐसी गलती होती है, नॉर्मली रूटीन में ओवरलुक हो जाती है और लोग उसको समझते नहीं, और उसके बाद उसका मिसयूज दूसरी पार्टी करती है। टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से है ना, कि जैसे आपने कट ऑफ डेट एक लाजमी लिखनी चाहिए कि एक कुछ होता है कि किसी की जो इमोल प्रॉपर्टी है उसमें आपको कट ऑफ डेट लाजमी लिखनी चाहिए, आप विद इन 6 मंथ्स इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो रजिस्टर्ड सेल डीड है या 1 साल में करेंगे, वो लाजमी होना चाहिए, कितनी अमाउंट पे हुई है, कितनी बकाया है। फिर सबसे जो अहम बात है उसमें 2 गवाहान का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर हमारा लॉ है वो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर 2 गवाह नहीं, आप गवाह मौजूद भी हैं उसमें आपके एग्रीमेंट में, लेकिन आप कोर्ट में पेश नहीं करते, हम बात करते हैं कोर्ट में आके ना, मतलब मसला तब होता है जब कोर्ट में आते हैं। अगर गवाह नहीं भी हैं तो 2 पार्टीज़ अगर एग्री हैं उस पर, तो वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मसला कहाँ पे होता है, जहाँ पे पार्टीज़ डेविएट करें अपने कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से, तो फिर वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है 2 गवाहान की भी, कि आप 2 गवाह लाजमी रखें, उसमें रिक्वायरमेंट है। आप फ़र्ज़ करें आप एक गवाह पेश कर दो,
मिनिमम 2, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 2। अगर आप गवाह मौजूद हैं, एक गवाह पेश करते हैं, दूसरा गवाह पेश नहीं करते, तो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जो एग्रीमेंट अलेज कर रहा है कि मैंने एग्रीमेंट किया, उसको साबित करना पर पड़ता हम है। अक्सर ये देखते हैं कि गवाहान जो है दोनों पार्टीज की तरफ से एक गवाह नॉर्मली हम लोग रखते हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली अगर एक बंदा कुछ के दिल में चोर है या वो कुछ ऐसा कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो दूसरा विटनेस भी उसी का ही होगा। जी। तो ऐसी सूरत में कल अगर कोर्ट में जाना पड़ता है तो दूसरा विटनेस तो कोर्ट में नहीं आएगा, तो कोर्ट उसको बारे में क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपको एक ना, जब आप केस फाइल करते हैं, कुछ उसके टाइम बाद जब आपके स्टे वगैरह की एप्लीकेशन का, जैसे सर ने बताया कि वो डिसाइड हो जाती हैं, उसके बाद ट्रायल जब स्टार्ट होता है तो इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, मतलब जो पॉइंट ऑफ इशू ये कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी होता है जो पार्टीज़ के दरमियान। तो उसके बाद एक टाइम पीरियड है, 7 डेज़ है नॉर्मली, कि उसके अंदर आपने एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस जमा करानी होती है। तो जो गवाह आपके कहने पर नहीं आ रहा कोर्ट में, तो आप कोर्ट में उसकी लिस्ट जमा करा के फिर उसका एप्लीकेशन उसके हवाले से देख के उसको तलब कर सकते हैं थ्रू फोर्स ऑफ कोर्ट, थ्रू अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। मतलब इसी हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें प्रोवाइडेड है कि जो गवाह आपकी अथॉरिटी या आपके कहने पे नहीं आ रहा, तो वो कोर्ट की अथॉरिटी से आप उसको कॉल कर सकते हैं, एविडेंस उससे दिलवा सकते हैं। यहाँ पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर लोग इसको समझने चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो गवाह थ्रू कोर्ट आ भी जाता है, वो एग्रीमेंट भी जेन्युइन है और वो रिट्रैक्ट कर देता है अपनी स्टेटमेंट से कि ये मेरे सामने नहीं हुआ, या अपनी सिग्नेचर से वो रिट्रैक्ट कर जाता है, या व्हाटएवर टर्म्स एंड कंडीशन से कर जाता है, देन सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इसका ये है कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है उसको। अब अगर वो अपनी सिग्नेचर से बुलवा के आप खुद ही क्रॉस करेंगे, आप कर सकते हैं। कोर्ट विटनेस आएगा, CW जब आएगा, कोर्ट विटनेस होगा, तो आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। आप उसकी जो अगर वो कहता है मेरे सिग्नेचर्स नहीं है, तो आप फ्रांसिक के लिए भिजवा सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन जज खुद उसको देख सकते हैं। हमारा कानूनी शहादत आर्डर है जिसके तहत जज खुद भी अथॉरिटी है, उसको देख सकता है कि इसके प्रॉपर सिग्नेचर्स के हैं या नहीं है। अदरवाइज फ्रांसिक के लिए भिजवाया जा सकता है। उसका ड्यूटी है, उसकी जिसने केस किया उसकी ड्यूटी है कि 2 गवाहों को पेश करे। खुद पेश नहीं कर सकता तो थ्रू अथॉरिटी ऑफ कोर्ट पेश करे। एग्रीमेंट को साबित करने के लिए एग्जीक्यूशन उसकी साबित करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्रीमेंट है, नॉर्मली हमारी जो लिटिगेशन है एग्रीमेंट्स के हवाले से ही पेंडिंग है नॉर्मली। मैं तो ये कहता हूँ 70-80% एग्रीमेंट्स के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो ये तो चलें, बात की बात है कि अगर वो डिवेट कर जाता है तो क्या उसकी भी लॉ में तो तमाम रास्ते मौजूद हैं जिसको अगर अडॉप्ट करेंगे। ज़फ़रान साहब, अदालतों में हम देखते हैं कि अब जैसे मैंने बार बार जिक्र किया और मैं हर दफ़ा सवाल ये करता हूँ कि हम देखते हैं लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। फैमिली लॉस को भी हम देखते हैं कि उसका टाइम पीरियड जो सुन रहे हैं कि वो 6 मंथ्स है, लेकिन वो 2-2 साल डिसाइड नहीं होते। सिविल केसेस में 5-10 साल डिसाइड नहीं होते। बेसिक रीज़न क्या है, वजूहत क्या है, कहाँ गलती हो रही है जुडिशल सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में? और अक्सर वकला का भी नाम आता है कि उनकी वजह से केसेस डिले हो रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या वजह है इसमें? ज़ाहिर है कहीं पे कोर्ट्स का भी इशू है। ज़ाहिर कोर्ट्स का में अभी भी पंजाब में बहुत सारी कोर्ट्स जो है ना वैकेंट पड़ी हैं, जजेस की भी कमी है। अभी आप सिर्फ ये रावलपिंडी की मिसाल ले लें, एक जज के पास 150, 160, 170 केस हैं। तो ज़ाहिर है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। फिर वकला के लिए भी इशू है। एक वकील के पास अब 50-60 केस लगे हुए एक दिन में, तो वकला ना लेंगे। हाँ, ये तो फिर ये इशू है। तो वकला जब ज़्यादा केसेस लेते हैं तो फिर ज़्यादा उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो एक दिन के अंदर इतने केसेस को डिसाइड करवाएं, और फिर वो अल्टीमेटली नुकसान जो तो लिटिगेंट को होता है। फिर इसमें ये है कि जैसे अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट अलग है, ट्रायल कोर्ट अलग है, तो मेरी सजेशन इसमें ये भी है कि उसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी अलग होनी चाहिए, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन। सबसे बड़ा इशू होता है जो फ्रूट मिलना होता है एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी अलग होनी चाहिए सेपरेटली जो है ना, ताकि काम मज़ीद डिवाइड हो जाए। आपको सजेस्ट करना चाहेंगे जो सब इस हवाले से कहिए थोड़ा सा स्पीडी, हम कोर्ट्स की इस्लाहात के हवाले से, लॉ रिफॉर्म्स के हवाले से बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये तो चले पार्लियामेंट ने करनी है चीज़ें, या खुद जुडिशरी ने करनी है, आप एक्सपोर्ट्स ने करनी है, बट हमें अपने तौर से क्या स्पीडी सिस्टम करने के लिए हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? कोर्ट्स के हवाले से ना लॉ मौजूद है ऑलरेडी, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। जैसे अपने स्टार्ट में सर से पूछा कि कुछ फ्रिवलियस केसेस होते हैं जो साल चलते हैं, इसमें लोअर हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, लॉ मौजूद है कि आप एक इलिमनी कंट्रोल के हवाले से जो केस नहीं बनता आपको, जैसे मुख्तलिफ प्रोविजंस मौजूद हैं हमारे मुख्तलिफ ज़ाब्तों में, CPC में, कि जो आपका कोई केस अगर नहीं बनता तो उसको स्टार्ट में खारिज कर दें। वो कहते हैं निब द इविल इन द बर्ड। वो ये हो कि आप 4 साल बाद पता चले कि ये फॉर्म ऑफ सूट ठीक नहीं थी, ये दावा बनता नहीं था, तो उसको स्टार्ट में हमारे पास क्या कानून मौजूद है इस हवाले से कि अगर कोई फ्रिवलेस केस आ जाता है जजेस तो उस हवाले से जजेस के पास क्या? जी बिल्कुल, इसमें हमारा जो 711 के हवाले से एक सेक्शन है, ऑर्डर 7 है, रूल उसका 11 है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो बार्ड बाय लॉ कोई भी केस है आप उसको खारिज कर सकते हैं, कोर्ट के पास अथॉरिटी उसको खारिज कर सकता है। इसी तरह ऑर्डर 2 है हमारा, रूल 2 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप ऑलरेडी अगर कोई केस कर चुके हैं उसी कॉज एक्शन में दोबारा केस करते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम पहले केस हमने किया होता है, हमारे ख़िलाफ़ होता है जब, तो हम एक नए नाम से या इस तरह से चेंज करके थोड़े से फैक्ट्स हम एक उसी कॉज एक्शन पे
उसी बिनाए दावा पे एक नया दावा फाइल कर देते हैं। तो जजेस को चीज़ें देखनी होती हैं कि स्टार्ट में ही उनको मतलब ये बहुत सारी प्रोविजंस मौजूद है इसमें। इसके अलावा ऑर्डर 10 है, 11 है, बहुत सारे इसमें मुख्तलिफ प्रोविजंस मौजूद हैं। अच्छा, वापस स्टाम्प की तरफ आना चाहूँगा। आखिरी सवाल छोटा सा आपसे। नॉर्मली हम समझते हैं कि जो एग्रीमेंट हमने अभी आपने बताया इसकी वैलिडिटी 2-3 साल होती है, 2-3 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये स्टाम्प जो है इनवैलिड हो जाता है। इज़ दैट? स्टाम्प पेपर जब एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर इनवैलिड नहीं होता, जब उस पर अमल लिखा जाए, जब अब टाइम जब लिख दिया जाए तो टाइम फ्रेम लिखा जाता है, फिर दावा करने का टाइम होता है वो 3 साल होता है। ठीक हो गया, बहुत आपने जब केस फाइल किया उस पे तो उस पर 3 साल लिमिटेशन। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बड़ी इस हवाले से गुफ्तगू हुई, जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन थी स्टे के हवाले से कि ऑटोमेटिकली विकेट हो जाता है, इतने लॉन्ग के स्टेज क्यों चलते हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या होती हैं, तो बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।